नमस्कार। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स फॉर बिगिनर्स के इस 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हमने फ्यूचर्स के एप्लीकेशंस की बात की, जिसमें हमने शॉर्ट सेलिंग की बात की और हेजिंग की बात की। इस लेक्चर में आज हम हेजिंग को और प्रैक्टिकली समझेंगे। जनरली फ्यूचर्स का यूज हेजिंग के लिए किया जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग उसका गैम्बलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी लोग स्पेकुलेट करते हैं। वो किसी भी स्टॉक पर स्पेकुलेट करते हैं कि इस शेयर की प्राइस अगले महीने या अगले 10-15 दिन में इस लेवल तक जा सकती है, और वो उस स्टॉक पर फ्यूचर की मदद से स्पेकुलेट करते हैं। पर अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की प्रॉपर यूज की बात की जाए तो प्रॉपरली वो हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और आज हम हेजिंग के एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे जान के आप शायद हैरान भी हो जाए। देखो, फ्यूचर्स का इस्तेमाल हेजिंग के लिए फार्मर्स भी कर सकते हैं, यानी जो किसान हैं वो भी फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग कर सकते हैं और अपनी जो रिस्क है उसे लिमिट कर सकते हैं। तो वो ये कैसे कर सकते हैं? तो वो ये कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट के जरिए। इंडिया में 2 कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है MCX, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा है NCDEX, दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये दोनों भी कमोडिटी एक्सचेंजेस 2003 में शुरू हुए हैं, जिनके जरिए फार्मर्स अलग अलग जो कमोडिटीज हैं उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, लेकिन बाकी कमोडिटीज जैसे कि मेटल कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, इनके भी डेरिवेटिव्स इन कमोडिटी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस पर किसान यानी फार्मर्स कैसे अपना रिस्क हेज कर सकते हैं, इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कॉटन फार्मर हैं। आपने बस इस साल में कॉटन की फार्मिंग शुरू की है और आपको पता नहीं है कि जब तक आपका कॉटन निकल के आएगा तब कॉटन की प्राइस क्या होगी। पर आपको ये पता है कि पिछले साल आपको कॉटन 19,500 की प्राइस पर बेचा गया था। तो अपना रिस्क हेज करने के लिए आप कॉटन के फ्यूचर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो। आपको लगता है कि पता नहीं इस साल कॉटन के रेट्स क्या रहेंगे। अगर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया तो कॉटन की प्राइसेस कम होगी, लेकिन अगर किसी वजह से कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इन दोनों में से एग्जैक्टली क्या कंडीशन होगी ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए अपना रिस्क लिमिट करने के लिए यानी हेज करने के लिए आप चाहते हो कि अगर मेरा कॉटन 19,500 के आसपास की प्राइस पर भी बेचा जाए तो मेरे लिए वो बहुत सही डील होगी। तो आप देखते हो कि MCX पर यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आप कॉटन की ट्रेडिंग कर सकते हो। आप MCX पर देखते हो कि कॉटन की जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। जैसे जनवरी 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉटन की प्राइस 19,600 है, फरवरी 2020 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 19,900 है, मार्च 2020 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,130 है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,330 है, मई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,340 है और जून कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 19,600 रुपये है। आप सोच रहे हो कि आपके कॉटन का प्रोडक्शन मई महीने के करीब आ जाएगा। जनरली आता नहीं है इस महीने में, लेकिन अज्यूम करते हैं। तो आप देखते हो कि मई के कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,340 रुपये चल रही है और आपको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी सही है कि ये प्राइस पिछले साल की प्राइस के यानी 19,500 की प्राइस के आसपास है और यहाँ पर आपको 20,340 रुपये की प्राइस भी मिल जाएगी। इसलिए आप चाहते हो कि आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन आपका रहेगा उतनी क्वांटिटी के कॉटन के मई कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट लॉट की साइज है 25 और जो कॉटन होता है वो बेल में काउंट होता है। हर कंट्री में बेल की अलग अलग साइज होती है। इंडिया में एक बेल मतलब 170 किलोग्राम, तो 25 बेल मतलब 40 to 150 किलोग्राम, जिसे ही आप 42.5 क्विंटल कह सकते हो या फिर 4.25 टन भी कह सकते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 40 to 150 केजी के कॉटन की ट्रेडिंग होगी। मान लेते कि आपके कॉटन का प्रोडक्शन आपको लगता है कि 8,000 किलोग्राम के करीब होगा, इसलिए आप प्रीफर करते हो कि कॉटन के 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किए जाए। तो आप 20,340 रुपीज़ की प्राइस पर कॉटन के मई महीने के 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हो। नाउ मई महीना आ जाता है, आपका कॉटन का प्रोडक्शन भी निकल जाता है और उस टाइम कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से कॉटन के रेट कम हो जाते हैं और 18,000 रुपीज़ के करीब हो जाते हैं। लेकिन आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह है कि आपको वो कॉटन 20,340 रुपये पर बेचना है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मई में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत कम रहता है या किसी वजह से कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी 22,000 के करीब चली जाती है, तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हेजिंग का असली मतलब ये है कि आपने रिस्क को कंट्रोल किया कि लास्ट टाइम 19,500 के करीब प्राइस थी, आप नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क हो, तो हेजिंग में आप कभी कभी प्रॉफिट भी मिस कर देते हो और ऐसा होता है। लेकिन जब आप रिस्क को लिमिट कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लॉस को लिमिट किया जाए। चाहे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिस हो गया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए और हेजिंग का यही पर्पस होता है। कमोडिटी मार्केट में 2 तरह की सेटलमेंट्स होती है। एक होती है कैश सेटलमेंट, दूसरी होती है फिजिकल सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मतलब जैसे कि हमने देखा कि लेट से कि कॉटन की प्राइस 18,000 रुपये हो जाती है, तो उस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट पर आपको 2,340 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट 20,340 रुपये की प्राइस पर किया था। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल सेटलमेंट करते हो तो आपको अपना कॉटन
एक्चुअल में उस कमोडिटी एक्सचेंज के वेयर हाउस में देना पड़ेगा, यानी उस सेलर को देना पड़ेगा। तो हेज करने वाले लोग जनरली कैश सेटलमेंट ही प्रीफर करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार इंडिया में कई सारे फार्मर्स अचानक से कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो कमोडिटी फ्यूचर्स का इस तरह से उपयोग करके वो अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं, यानी जो अननोन रिस्क है जिससे उस कमोडिटी की प्राइस अचानक से बहुत नीचे जा सकती है, उसे वो हेज कर सकते हैं, यानी लिमिट कर सकते हैं। फिलहाल कमोडिटी एक्सचेंज पर सारी कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है, बस कुछ ही कमोडिटीज अवेलेबल हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में बाकी कमोडिटीज भी यहाँ पर आ जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अपनी रिस्क को यहाँ पर लिमिट कर सके। तो आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एप्लीकेशंस हैं, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वो डिटेल में समझ में आए होंगे। तो आप भी इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लोर कीजिए और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में बताइए, ताकि वो भी। और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल आप हेजिंग के लिए कर सकते हो। चलो तो शुरुआत में देखते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक इंश्योरेंस प्लान की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस तभी निकालते हैं जब हमें लगता है कि उस चीज से रिलेटेड विपरीत कुछ हो सकता है। हालांकि कई सारे इंश्योरेंसेस आजकल कंपलसरी है, वो बात अलग है। हम हेल्थ इंश्योरेंस तब निकालते हैं जब हमें लगता है कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं और हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड खर्चे उस हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार कवर हो जाते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ को कुछ हो सकता है, तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो। और अगर सही में आपको जैसा लगता है वैसा होता है, यानी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो इंश्योरेंस आपके हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर कर लेता है। लेकिन अगर जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होता है, तो ऐसी केस में आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी आपने पे किया हुआ प्रीमियम आपका लॉस रहेगा। तो इसी तरह ऑप्शन मार्केट में भी यही होता है। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस आगे चलकर बढ़ने वाली है, तो आप उस केस में कुछ प्रीमियम पे करके कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। वही जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है, तो अगेन आप कुछ प्रीमियम पे करके पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। नाउ लेट से आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। तो ऐसी केस में अगर शेयर प्राइस सही में बढ़ जाती है और आपने जितना प्रेडिक्ट किया था उस प्राइस पर जाकर पहुंचती है, तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या शेयर प्राइस नीचे चली जाती है, तो फिर आपको नुकसान होगा और आपने पे किया हुआ जो प्रीमियम रहेगा वही आपका नुकसान होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने बात की कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में और पुट ऑप्शन खरीदने के बारे में। तो जो लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उन्हें कॉल होल्डर कहा जाता है, और जो लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं उन्हें पुट होल्डर कहा जाता है। वही जो लोग कॉल ऑप्शन बेचते हैं उन्हें कॉल राइटर कहा जाता है, और जो लोग पुट ऑप्शन बेचते हैं उन्हें पुट राइटर कहा जाता है। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जैसे जैसे हम ऑप्शन सीखते चले जाएंगे, वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि एक महीने की फ्यूचर की आपको एक ही प्राइस मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम टीसीएस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखें, तो फिलहाल फरवरी मंथ चल रहा है। तो फिलहाल आपको टीसीएस का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मार्च कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी, मार्च कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्राइस सिलेक्शन के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर ही आपको वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना या बेचना होता है। आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टीसीएस की शेयर प्राइस आज 5 फरवरी 2020 को 2147 रुपीज़ चल रही है। तो अगर आप टीसीएस के कॉल या पुट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको कई सारी स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 1620 रुपये, 1640, 1660 रुपये, इस तरह 20-20 रुपये के गैप पर लगभग कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर पी लिखा है, पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन और सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है NSE 27 Feb 20 1620 CE। NSE यानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सा NSE या BSE है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट है 27 फरवरी 2020, 1620 उसकी स्ट्राइक प्राइस है और सी का मतलब है कि वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने के लिए कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है, यानी आपको कई सारी चॉइसेस यहाँ पर मिलती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तब तक समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि एबीसी नाम के शेयर की प्राइस 1050 रुपए के ऊपर जा सकती है, इसलिए आप 1050 रुपए की प्राइस पर एबीसी कंपनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो। क्योंकि आपको लगता है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, इसलिए आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। तो यहाँ पर आपने 1050 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पर एबीसी कंपनी का ऑप्शन का कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है। नाउ अगर जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है और एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती है, यानी लेट से 1100 रुपए हो जाती है, तो आपको इस केस में फायदा होगा। उस कॉल ऑप्शन की जो एक्सपायरी डेट है, उस दिन अगर एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस 1100 रुपए होती है,
तो इस केस में आपको फायदा होगा। आपको कितना फायदा होगा? तो एक्सपायरी डेट की शेयर प्राइस दैट इज 1100 रुपए माइनस स्ट्राइक प्राइस जो कि इस केस में 1050 रुपीज थी माइनस जितना प्रीमियम आपने उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए पे किया है वो इज इक्वल टू 1100 माइनस 1050 माइनस लेट्स अज्यूम कि उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो 10 रुपए इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो इस केस में 40 रुपए का आपको फायदा हुआ है। लेट्स अज्यूम कि ऐसा नहीं होता है, तो अगर वो शेयर प्राइस 1050 रुपए से कम ही होती है तो फिर जितना प्रीमियम आपने पे किया है यानी जो 10 रुपए आपने पे किए हैं वो आपका लॉस रहेगा। इसके अपोजिट पुट ऑप्शन काम करता है। लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस 1050 रुपए से कम हो सकती है, इसलिए आप 1050 रुपए की प्राइस पर उसका पुट ऑप्शन खरीद लेते हो जिसके लिए आप 10 रुपए का प्रीमियम पे करते हो। तो अगर एबीसी की शेयर प्राइस उसकी एक्सपायरी के दिन 1000 रुपए हो जाती है तो उस केस में आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपायरी के दिन की शेयर प्राइस माइनस प्रीमियम इतना प्रॉफिट होगा, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर शेयर प्राइस 1050 के नीचे नहीं जाती है तो जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही आपका लॉस होगा। तो पुल ऑप्शन और कॉल ऑप्शन कुछ इस तरह वर्क करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स के बारे में अब समझ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसे और डिटेल में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।